हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड 15 क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 15 क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। हमें बताना है कि किस प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है, वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगर हम विकल्पों को देखें सो फर्स्ट है डाइजेशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर फोटोसिंथेसिस और फिर फर्मेंटेशन। डाइजेशन मतलब पाचन। इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, इसका सिंप्लीफिकेशन होता है, मतलब ये सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्लों में परिवर्तित होगा। जैसे कि स्टार्च है, मतलब मंड, तो स्टार्च जो है यह ग्लूकोज में परिवर्तित होगा। इसे हम डाइजेशन बोलेंगे, जो मेनली स्टमक अर्थात आमाशय में होगा। दूसरा रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन क्या है, श्वसन जो है ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लूकोज है तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली लाइट एनर्जी जो है वह केमिकल एनर्जी अर्थात प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और चौथा विकल्प है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक प्रकार का एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब अवायवीय श्वसन, जो कहां पर होगा, आउटसाइड ऑफ द सेल। ये सेल के बाहर होने वाली एक्टिविटीज है, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटीज हैं। इन चारों विकल्पों में अगर हम देखें, डाइजेशन में लाइट एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही, रेस्पिरेशन में नहीं हो रही, फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट हो रही है। फोटोसिंथेसिस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जबकि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन ये तीनों ही गलत होंगे। प्रकाश संश्लेषण सही है, पाचन, श्वसन और किण्वन ये तीनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, मतलब हमें बताना है कि क्लोरोफिल क्या होता है। पर्णहरिम, जो पत्तियों का हरा रंग है, वह क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फर्स्ट इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड ऑन द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थर्ड डिस्पर्स थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट एंड फोर्थ इन द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट की सतह पर, संपूर्ण क्लोरोप्लास्ट में, या क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट हुआ। क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक, और हरित लवक दो कोशिका कलाओं से मिलकर के बना हुआ कोशिकांग है, जिसमें ये बाहरी कोशिका कला आउटर और ये इनर, ये दोनों क्या हो गए, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला। इसके अंदर यहाँ पर जो लिक्विड होगा, इस लिक्विड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, जिसमें फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है। और ये जो क्वाइन लाइक सिक्के की जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन संरचनाओं के ढेर को हम कहते हैं ग्रेना। ये संरचनाओं का जो ढेर है इसे हम ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना बहुत सारे थाइलेक्वाइड से मिलकर के बना होता है। इस एक सिक्के नुमा संरचना को हम क्या बोलेंगे, थाइलेक्वाइड। और इस थाइलेक्वाइड के अंदर में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर हम ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट अर्थात क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में, यह सही है। दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की सरफेस पे नहीं होता है। सरफेस पे क्या है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर क्लोरोफिल जो है नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा डिस्पर्स थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट की संपूर्ण क्लोरोप्लास्ट में, तो यह भी गलत होगा। और चौथा इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी यह नहीं होता है। तो हरित लवक कहाँ होता है, केवल इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल, मतलब हमें बताना है कि कौन सा क्लोरोफिल सार्वभौमिक प्रकाश संश्लेषक की कैटेगरी में आता है।
सो सार्वभौमिक प्रकाश संश्लेषक क्या है? वे वर्णक जो सभी पौधों में पाए जाते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं जो सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल बोलेंगे। सो कौन सा पिगमेंट है, कौन सा वर्णक है? तो ये जो है क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए 100% फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। कोई भी प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सो ब्लाइंडली हम कह सकते हैं कि उसमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही। इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल बी, सी और डी हो सकते हैं। नॉर्मली प्लांट्स में क्लोरोफिल ए 75% होता है और 25% जो है क्लोरोफिल बी होता है। लेकिन एल्गीज में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी या फिर क्लोरोफिल डी हो सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा ना 100% क्लोरोफिल, तो ये इसकी जो है प्रेजेंस के लिए है कि सभी प्लांट में क्लोरोफिल ए तो होगा ही, लेकिन हर प्लांट में अगर हम क्लोरोफिल ए की क्वांटिटी देखें तो ये 75% ए होगा और 25% क्लोरोफिल बी होगा। सो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो क्लोरोफिल ए सही है, जबकि बी, सी और डी ये गलत ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, photosynthetically active radiation PAR represents the following range of wavelength। सो PAR क्या है यहाँ पे? यहाँ पे गिवन है photosynthetically active radiation। ये क्या होता है PAR? सो photosynthetically active radiation, इसको हम प्रकाश संश्लेषक रूप से सक्रिय विकिरण कहते हैं, अर्थात लाइट की वह रेंज जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है उसे ही हम PAR कहते हैं। सो अगर हम दृश्य प्रकाश की बात करें, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो हम देखते हैं, तो इसकी रेंज जो है वह 390 से 760 नैनोमीटर होती है। मतलब इसे ही हम केवल देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो होता है, जिसको हम PAR कहते हैं, यह 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल इसी रेंज में होता है। तो ऑप्शंस अगर देखें तो पहला ऑप्शन 400 टू 700 नैनोमीटर यह सही है, जबकि बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं वह गलत हो जाएंगे। सो आंसर होगा ए, 400 टू 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। सो अभी हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन में देखा कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं, एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मीन्स प्रकाश अभिक्रिया और डार्क रिएक्शन मीन्स अंधकार अभिक्रिया। तो प्रकाश अभिक्रिया के लिए लाइट तो है, मैंडेटरी है, जबकि अंधकार अभिक्रिया ये लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में हो सकती है। सो लाइट रिएक्शन ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ही स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर में यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो स्ट्रोमा होता है, जबकि ये वाला पार्ट जो है, जो सिक्कों के समूह के जैसा दिख रहा है, ये ग्रेना होता है। सो ग्रेना में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, मतलब अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में और प्रकाश अभिक्रिया ग्रेना में। सो हमें यहाँ पर बताना था कि अंधकार अभिक्रिया कहाँ पर होती है, तो डार्क रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगी। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रोमा, बाकी ऑप्शंस जो है वह गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। सो हमें बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वह कहाँ से आती है। सो अगर हम इसका केमिकल इक्वेशन देखें फोटोसिंथेसिस का, तो 6CO2 प्लस 12H2O, और ये प्रोसेस होने वाली है लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे जो बनने वाला है वो है ग्लूकोज C6H12O6
प्लस वाटर के 6 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक जैसे रूबेन, इन्होंने प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आती है वह कहाँ से आती है। सो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है वो ये है प्रोडक्ट की साइड में, और हमको बताना है कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेकडाउन से आ रही है या वाटर के ब्रेकडाउन से आ रही है या फिर दोनों के ब्रेकडाउन से आ रही है। सो ये बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर था। रूबेन नामक वैज्ञानिक ने आइसोटोप्स का यूज करके ये प्रूव किया कि ये ऑक्सीजन जो है वाटर के ब्रेकडाउन से आती है। कैसे प्रूव किया? तो नॉर्मली ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 और एटॉमिक मास 16 होता है। तो इसके स्थान पर इन्होंने 18 वाले ऑक्सीजन का यूज किया इस वाटर में, और देखा क्या कि जितना भी ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है उसमें 18 एटॉमिक मास परमाणु भार वाला ऑक्सीजन था, जबकि इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था ये 16 एटॉमिक मास वाला था, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन ग्लूकोज में रिलीज हुआ उसमें भी 16 एटॉमिक मास था और वाटर में भी 16 था। सो ऑक्सीजन में केवल 18 एटॉमिक मास वाला ऑक्सीजन था, और इस प्रकार से रूबेन ने प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर के ब्रेकडाउन से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों के ब्रेकडाउन से, और ना ही ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन से। सो इसका आंसर होगा वाटर, जल। ये जल के ब्रेकडाउन से आती है। सो ए, सी और डी ऑप्शंस जो हैं ये रॉन्ग हो जाएंगे, और ऑप्शन बी ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमित कारक का नियम किसने दिया था। सो सीमित कारक का नियम क्या है? यह नियम जो है ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सो ब्लैकमैन ने क्या बताया था कि जब कोई बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब जैव रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक या एक से अधिक कारक अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस अभिक्रिया में जो कारक या जो फैक्टर सबसे स्मॉल क्वांटिटी में होगा, सबसे कम मात्रा में होगा, वही उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को निर्धारित करेगा। मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया तभी तक चलेगी जब तक कि सबसे कम मात्रा में उपलब्ध फैक्टर वहां पर अवेलेबल होगा। ये हुआ सीमित कारक का नियम जो ब्लैकमैन ने दिया था। तो हिल, क्रेब्स और केल्विन ये गलत हो जाएंगे। हिल ने फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था, प्रकाश अभिक्रिया के बारे में बताया था। क्रेब्स ने क्रेब्स साइकिल के बारे में बताया था जो श्वसन से संबंधित है, और केल्विन ने C3 चक्र या C3 साइकिल जो कि अंधकार अभिक्रिया में ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है इससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी ब्लैकमैन है। नेक्स्ट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स दैट। सो मोल के आधे पत्ते का प्रयोग बताता है कि मोल एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और इन्होंने प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आवश्यक है। सो अगर हम ऑप्शंस देखें यहाँ पे, सो पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता, तो यह सही है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट की आधी लीफ को जो है एक बीकर में रखा है, और इस बीकर में पहले से ही KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इस बॉटल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है, और अब इस लीफ को जब लाइट में रखा गया पूरे प्लांट के साथ फोटोसिंथेसिस होने के लिए, और बाद में जब इसका मंड परीक्षण या स्टार्च टेस्ट किया गया, तो जो लीफ का पार्ट इस बॉटल के अंदर था उसमें स्टार्च सिंथेसाइज नहीं हुआ, जबकि जो बाहर था, ये बाहर वाला हिस्सा था, और बाहर वाले हिस्से में स्टार्च अर्थात मंड का
निर्माण हुआ। और यही प्रूव किया था मोल ने कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह आवश्यक है। तो विकल्प ए जो है वह सही है। जबकि क्लोरोफिल एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यह गलत होगा। लाइट एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यह भी गलत होगा। एंड ऑल ऑफ दीज, सो बी और सी पहले ही गलत हैं, इसलिए डी भी गलत होगा। सो मोल ने क्या प्रूव किया? कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस। सो फोटोफॉस्फोरिलेशन अर्थात प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? सो सबसे पहले फॉस्फोरिलेशन क्या है, फॉस्फोरिलीकरण क्या है? सो फॉस्फोरिलीकरण वह घटना है जिसमें किसी कंपाउंड के साथ फॉस्फेट ऐड होता है। एग्जाम्पल के लिए एटीपी जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट से जुड़ेगा तो एटीपी का निर्माण होगा। या ग्लूकोज के साथ जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होगा। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिलीकरण। अब ये फॉस्फोरिलीकरण जो है दो तरीके से हो सकता है, एक जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो इसे हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलीकरण, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो इसे हम ऑक्सीडेटिव या आक्सीकारक फॉस्फोरिलीकरण कहेंगे। फॉस्फोरिलीकरण अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो दो जगहों पर होता है, एक हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, तो ये प्रक्रिया दोनों में होगी। लेकिन हरित लवक में जो होने वाली प्रक्रिया है ये केवल प्लांट्स में होगी, क्योंकि हरित लवक केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? एटीपी का सिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में, और ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट में। सो ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट है। जबकि ऑप्शन बी ये राइबोसोम गलत होगा। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहे जाते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस के साइट है, प्रोटीन निर्माण स्थल का साइट है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि ये ऑक्सीडेटिव या आक्सीकारक फॉस्फोरिलीकरण का स्थान है। और तीसरा सेल वॉल, तो सेल वॉल जो है यह एटीपी निर्माण में भाग नहीं लेता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कंटेन्स। हमें बताना है कि जो 4 एलिमेंट यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से कौन सा एलिमेंट क्लोरोफिल में होता है? आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीज। सो यहाँ पर ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस स्ट्रक्चर के सेंटर में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Mg जो है प्रेजेंट है, मैग्नीशियम जो है यहाँ पे उपस्थित है। सो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। जबकि बाकी 4 एलिमेंट आयरन, पोटेशियम और मैग्नीज ये क्लोरोफिल में एब्सेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका मैग्नीशियम, Mg+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज मोस्ट एबंडेंट ऑन अर्थ। सो हमें बताना है कि कौन सा प्रोटीन जो है वह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, कैटालेज, रुबिस्को, एमाइलेज और नन ऑफ दीज। सो कैटालेज अगर हम देखें सो इसका काम क्या है? यह H2O2 को सिंप्लीफाई करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को जल और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड के हानिकारक प्रभाव को समाप्त करने का काम करता है कैटालेज। और ये मेनली परऑक्सीसोम में पाया जाता है, जो सेल ऑर्गेनील्स हैं परऑक्सीसोम उसके अंदर पाया जाता है। दूसरा रुबिस्को। सो रुबिस्को जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है और यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के अंधकार चरण में पूर्ण होता है। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट। सो रुबिस्को जो है यह एक एंजाइम के साथ साथ प्रोटीन है और यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पूरी पृथ्वी पर
यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तीसरा एमाइलेज, सो एमाइलेज या इसी को हम सलाइवरी एमाइलेज भी कह सकते हैं, ये जिस स्थान पर पाया जाएगा उसके स्थान पर इसका नाम होगा, जैसे सलाइवरी एमाइलेज, इंटेस्टाइनल एमाइलेज। सो इसका काम क्या है, स्टार्च या मंड को ग्लूकोज में परिवर्तित करना, जटिल शर्करा को सरल शर्करा में परिवर्तित करना। और ये कहाँ पर होगा, तो या तो ये मुख में होगा या फिर इंटेस्टाइन में होगा, आंत में होगा। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे रुबिस्को जो है वह सही है, जबकि बाकी तीन ऑप्शंस ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्साइटेड मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमें बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा अणु उत्तेजित होता है। सो प्रकाश संश्लेषण में एक्चुअली होता क्या है, जो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट हैं, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो है इसके मॉलिक्यूल्स ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वह एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, अर्थात उत्तेजित अवस्था में आते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल, जबकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनमें एक्साइटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल ए इज फाउंड इन। सो हमें बताना है क्लोरोफिल ए जो है वह कहाँ पाया जाता है या किन में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं, ऑल ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक फॉर्म, बी ओनली हायर प्लांट्स, सी हायर प्लांट्स दैट फोटोसिंथेसाइज, एंड डी ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। मतलब सभी प्रकाश संश्लेषी जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यह सही है। सो क्लोरोफिल ए अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, सार्वभौमिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मतलब जहां पर भी प्रकाश संश्लेषण होगा वहां पर क्लोरोफिल ए हमेशा अवेलेबल होगा। सो ऑल ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक प्लांट या फॉर्म, सो ऑक्सीजन जहां पर रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वहां पर ये प्रेजेंट होगा। दूसरा ऑप्शंस दिया है ओनली हायर प्लांट में, तो यह गलत है। लोअर प्लांट्स जैसे कि एल्गीज, शैवाल में भी ये पाया जाता है। तीसरा हायर प्लांट्स दैट फोटोसिंथेसाइज, सो अगेन ये रॉन्ग होगा, लोअर प्लांट्स में भी पाया जाता है। और चौथा ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, तो यह भी गलत है। ये केवल यूकैरियोट्स में ही नहीं बल्कि प्रोकैरियोट्स, असीम केंद्रीय कोशिकाओं में भी पाया जाता है। सो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम। सो हमें बताना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आती है वह कहाँ से आती है। सो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें देखा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कैसे जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने देखा था कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है वह वाटर के ब्रेकडाउन से रिलीज होती है। सो इसको अगेन आप चेक कर सकते हैं। और अंत में लास्ट 15th क्वेश्चन, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और थाइलेक्वाइड। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑलरेडी हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि कमेंट बॉक्स में इसका जो है रिप्लाई करेंगे। सो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।